अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। इंडिपेंडेंट ब्रांच माशाल्लाह से लास्ट टॉपिक ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग कंप्लीट कर चुके। देखो, कोई भी चीज किसी के डराने से डरावनी नहीं हो जाया करती, खुद उसको देखा जाता है, एक्सपीरियंस किया जाता है कि क्या ये वाकई मुश्किल टॉपिक है। आपने देखा कि टॉपिक आपको आसानी के साथ समझ में आ गया। इसमें डिपेंडेंट ब्रांच बड़ी आसानी से उसके प्रॉफिट कैलकुलेट आपने कर लिए, और इसी तरह से इंडिपेंडेंट ब्रांच की भी 3 रिकंसिलेशन की अकाउंटिंग एंट्रीज, 3 ही एडजस्टमेंट्स की एंट्रीज और 3 ही इनकॉर्पोरेशन की एंट्रीज, टोटल 9 आपको आसानी से समझ आ गई। आज इसी इंडिपेंडेंट ब्रांच की प्रैक्टिस करनी है हमने। प्रैक्टिस से पहले मैं आपको याद दिलाता चलूं कि सबसे पहला टास्क क्या है इंडिपेंडेंट ब्रांच के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहला टास्क ये है कि आपने ब्रांच के ट्रायल बैलेंस में मौजूद हेड ऑफिस के अकाउंट बैलेंस को हेड ऑफिस में मौजूद ब्रांच अकाउंट के बैलेंस के साथ रिकंसाइल करना। रिकंसाइल 3 वजूहात की बुनियाद पर हो सकता है: गुड्स इन ट्रांजिट, कैश इन ट्रांजिट एंड एनी मिस्टेक। और उसके बाद वंस बोथ अकाउंट बैलेंसेस हैव बीन रिकंसाइल्ड, नेक्स्ट क्या है? एडजस्टमेंट। वो एडजस्टमेंट भी 3 वजूहात मैंने आपको बताई थी लास्ट लेक्चर में। नंबर 1, allocation of specific expenses by the head office to the branch. Number 2, depreciation of branch assets which are maintained by the head office. जो तो ब्रांच खुद से फिक्स्ड एसेट्स को मेंटेन कर रही होगी, उसकी डेप्रिसिएशन उसका अपना मसला है। मैं किस डेप्रिसिएशन की बात कर रहा हूं? एडजस्टमेंट के लिए उन फिक्स्ड एसेट्स की डेप्रिसिएशन जिन फिक्स्ड एसेट्स के अकाउंट्स are being maintained by the head office। हैं वो ब्रांच के फिक्स्ड एसेट्स, लेकिन मेंटेन हेड ऑफिस कर रही है। ये दूसरी बात थी। और तीसरी बात क्या कि अगर इंटर ब्रांच ट्रांसफर्स हैं तो उन ट्रांसफर्स को किस तरह से अकाउंट फॉर किया जाएगा। एडजस्टमेंट भी हो गई। और उसके बाद 3 अकाउंटिंग एंट्रीज कौन सी थी? इनकॉर्पोरेशन के लिए, जिसमें के ब्रांच के ट्रायल बैलेंस को इनकॉर्पोरेट किया था हमने हेड ऑफिस की बुक्स में। ओके, अब जनाब एक क्वेश्चन हम देखते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें मालूम होगा कि प्रैक्टिकली ये क्वेश्चन कितना मुश्किल हो सकता है। आइए क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में एक ब्रांच है जो मरी में वर्क कर रही है, उसने हमें एक ट्रायल बैलेंस भेजा। उस ट्रायल बैलेंस में हेड ऑफिस जो कि लाहौर में है, उसका बैलेंस नजर आ रहा है 3240 रुपीज। ओपनिंग स्टॉक जो 1 जनवरी 2007 को हमारे पास है वो है 6000। यकीनन ब्रांच का ओपनिंग स्टॉक है क्योंकि ये ब्रांच के ट्रायल बैलेंस ने बताया हमें। परचेजेस ब्रांच की, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस ब्रांच की परचेजेस के इक्वल एक इंफॉर्मेशन। ब्रांच की सेल्स, गुड्स सप्लाइड टू हेड ऑफिस। हम कंसिडर करेंगे कि ये ब्रांच इतनी इंडिपेंडेंट है कि हेड ऑफिस को सेल्स भी करती है। ये किस्म की ब्रांच की तरफ से गुड्स सप्लाई हो रही है हेड ऑफिस को, मतलब यही हुआ कि सेल्स हैं ब्रांच की तरफ से हेड ऑफिस को 6000 रुपीज की। फिर ब्रांच की सैलरीज जो ब्रांच ने पे की, ब्रांच के डेटर्स, क्रेडिटर्स, रेंट एक्सपेंस, सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस, कैश एट बैंक ब्रांच के पास जो पड़ा हुआ है, ब्रांच का फर्नीचर जो ब्रांच खुद मेंटेन कर रहा है जिसका अकाउंट, और उसकी डेप्रिसिएशन भी ब्रांच ने चार्ज की हुई है 400 रुपीज की। और जी ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड्स इक्वल। अदर इंफॉर्मेशन में क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ ब्रांच का 31 दिसंबर 2007 को 7700 रुपीज का। मरी ब्रांच का जो अकाउंट हेड ऑफिस की बुक्स में नजर आ रहा है उसका बैलेंस 31 दिसंबर 2007 को 460 रुपीज डेबिट है। यहां पर आकर एक मसला दरपेश है जी हमें। वो क्या? क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रांच के ट्रायल बैलेंस में, वो जो मरी ब्रांच का ट्रायल बैलेंस है, उसमें हेड ऑफिस का अकाउंट
ڈیبٹ بیلنس ہے 3240 روپیز سے, اور ہیڈ آفس انفارمیشن دے رہا ہے کہ اس کی بکس میں برانچ کا اکاؤنٹ 460 روپیز ڈیبٹ بیلنس ہے. آپ بتائیے پریویس نالج پر بیس کرتے ہوئے کیا دونوں پارٹیز کی بکس میں ڈیبٹ بیلنس اپیئر ہو سکتا ہے؟ نہیں, ہو ہی نہیں سکتا. یعنی کہ کیسے ممکن ہے کہ میں نے آپ سے 3240 روپے لینے اور آپ نے مجھ سے 460 روپے لینے؟ ممکن نہیں. میں نے اگر آپ سے 3240 روپے لینے ہیں تو آپ نے میرے 3240 روپے دینے ہیں, ایسا ہونا چاہیے. یا آپ نے اگر 460 روپے مجھ سے لینے ہیں تو میں نے آپ کے 460 روپے دینے ہیں, ایسا ہونا چاہیے. ان دونوں میں سے کوئی ایک بات ہی ہوگی نا. یہاں پر اب ہمیں ریکنسیلیشن کرنی ہے, یعنی کہ اس جھگڑے کو دور کرنا. اور ریکنسیلیشن کے لیے اس کوشچن میں آپ آگے دیکھیے, کہہ رہا ہے کہ 3700 روپیز کی گڈس ہیڈ آفس نے برانچ کو بھیجی جو کہ برانچ 31 دسمبر تک ریسیو نہیں کر سکی. اب یہ 3700 روپیز کی گڈس ان ٹرانزٹ ہیں, یہ اس فرق کی وجہ ہے. تو آئیے سب سے پہلے ہم ریکنسیلیشن کرتے ہیں. تو ریکنسیلیشن کے لیے آپ کو یاد ہے کہ جس کو چیزیں بھیجی جا رہی ہوتی ہیں یا جس کو کیش بھیجا جا رہا ہوتا ہے وہ اپنی بکس میں ان ٹرانزٹ کی اکاؤنٹنگ انٹری پاس کیا کرتا ہے. یہاں پر ہیڈ آفس برانچ کو گڈز بھیج رہا ہے جو کہ برانچ نے ابھی تک اکاؤنٹ فار نہیں کی. تو برانچ کی بکس میں دیکھیے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ گڈز ان ٹرانزٹ اکاؤنٹ ڈیبٹ اور ہیڈ آفس اکاؤنٹ کریڈٹ 3700 روپیز. اور آئی ہیو ٹولڈ یو ارلیئر کہ یہ اکاؤنٹنگ انٹری یعنی کہ ریکنسیلیشن سے متعلق جو اکاؤنٹنگ انٹریز ہوں گی وہ صرف ایک بک میں اکاؤنٹنگ انٹری پاس کی جائے گی, دونوں میں پاس نہیں کی جائیں گی, دونوں میں سے کسی ایک کی کتاب میں. تو وہ ہم نے بکس آف برانچ میں اس کو ریکارڈ کیا. اب آپ ٹی اکاؤنٹس دیکھیے, آپ کو بکس آف ہیڈ آفس میں مری برانچ کا ٹی اکاؤنٹ نظر آ رہا ہے اور اس کی ڈیبٹ سائڈ پہ براڈ فارورڈ بیلنس ہے 460 روپیز. اور مری برانچ کی بکس میں ہیڈ آفس اکاؤنٹ نظر آ رہا ہے, اس کی ڈیبٹ سائڈ پر آپ کو فگر نظر آ رہی ہے براڈ فارورڈ 3240 روپے. اب آپ نے جو یہ اکاؤنٹنگ انٹری پاس کی برانچ کی بکس میں, اس کے 3700 کا کریڈٹ مری برانچ کی بکس میں ہیڈ آفس اکاؤنٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں, نظر آ رہا ہے کریڈٹ سائڈ پر. اب آپ اس کو بیلنس کیجئے تو دیکھیے مری برانچ کی بکس میں ہیڈ آفس اکاؤنٹ آپ کو اب کریڈٹ بیلنس دے رہا ہے 460 روپیز کا. اب مری برانچ کی بکس میں ہیڈ آفس کا اکاؤنٹ کریڈٹ بیلنس 460 کیری فارورڈ کے طور پر نظر آ رہا ہے, اور ہیڈ آفس کی بکس میں مری برانچ کا ٹی اکاؤنٹ جو اوپننگ ڈیبٹ سائڈ پہ براڈ فارورڈ نظر آ رہا تھا اس کو اب آپ کریڈٹ سائڈ پر کیری فارورڈ ایز اٹ از لکھ دیں. تو یہ کریڈٹ سائڈ پر جو کلوزنگ بیلنس آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا کیری فارورڈ کے طور پر, یہ در حقیقت ڈیبٹ بیلنس ہے. تو ہیڈ آفس کی بکس میں برانچ کا ڈیبٹ بیلنس کیری فارورڈ 460 اور برانچ کی بکس میں ہیڈ آفس کا کریڈٹ بیلنس 460, دونوں آپس میں ریکنسائل ہو گئے. لیں جی, یہ تھی ریکنسیلیشن. اب ہم نے ریکنسیلیشن تو کر لی, اب اس ریکنسیلیشن کے بعد آپ دیکھیے کیا اس کوشچن میں کوئی ایڈجسٹمنٹ ہے. کوشچن کو دیکھ لیں. ہمیں اس سوال میں ٹرائل بیلنس نظر آ رہا ہے, اس کے بعد کلوزنگ سٹاک نظر آ رہا ہے, اور یہ ریکنسیلیشن کی ایک وجہ 3700 روپیز کی گڈز ان ٹرانزٹ نظر آ رہی ہیں, اور اس پورے کوشچن میں کچھ نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایڈجسٹمنٹس نہیں ہے اس کوشچن کے اندر. تو میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں کہا تھا کہ ہم ریکنسیلیشن کرنے کے بعد اور ایڈجسٹمنٹس کرنے کے بعد کیا کیا کرتے ہیں,
यस, ब्रांच की इनकम स्टेटमेंट एंड ब्रांच की बैलेंस शीट बनाया करते हैं. तो आइए अब इस ब्रांच की इनकम स्टेटमेंट बनाएं. मरी ब्रांच की इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31st of December 2007. Sales 1,38,000 and goods supplied to head office यानी कि considered as sales 6,000 rupees. आउटर कॉलम में देखिए 1,44,000 रुपीज की टोटल सेल्स इनकम हो गई मरी ब्रांच की. उनमें से लेस करेंगे सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. क्वेश्चन को अपने सामने रखिए. इसमें देखिए ओपनिंग स्टॉक 6,000 रुपीज ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पर नजर आ रहा है. इसमें प्लस कीजिए परचेजेस विच इज 97,800 रुपीज एंड गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस दैट इज 19,000 रुपीज. इन दोनों का टोटल 1,16,800. इसको आपने ओपनिंग स्टॉक में प्लस किया और क्लोजिंग स्टॉक जो कि क्वेश्चन के बॉटम पे आपको नजर आ रहा है वहां से आपने 7,700 रुपीज पिक किए और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में एडजस्ट कर दिए. यूं मरी ब्रांच की कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की फिगर बनी 1,15,100 रुपीज. ये जी आपने सेल्स में से लेस की तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 28,900 रुपीज. ग्रॉस प्रॉफिट में से अब हमने माइनस करने हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सैलरीज 4,500, रेंट 1,960, sundry office expenses 1,470 and depreciation of furniture 400 rupees. इन्हें टोटल किया और माइनस किया 28,900 में से and we get the net profit of branch which is 20,570. लें जी, कितना आसानी से आपने इनकम स्टेटमेंट बना ली. ट्रायल बैलेंस गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, आपने इस तरह का काम तो पहले बेशुमार मर्तबा किया हुआ है. तो इसका मतलब इंडिपेंडेंट ब्रांच में अभी तक आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आई सिवाय एक कॉन्सेप्ट की बात, क्या, गुड्स इन ट्रांजिट की अकाउंटिंग एंट्री पास करने के, एंड नथिंग एल्स. ट्रायल बैलेंस आपके पास मौजूद है. आपने सेल्स और गुड्स सप्लाइड टू हेड ऑफिस इन दोनों को इनकम बनाया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड उसमें से लेस की, ग्रॉस प्रॉफिट आया और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपने माइनस किए, आपके पास नेट प्रॉफिट आ गया. अब नेक्स्ट स्टेज क्या है, इसकी बैलेंस शीट बना लें और उसके बाद ये तमाम इंफॉर्मेशन को हम इनकॉर्पोरेट करेंगे हेड ऑफिस की बुक्स में. याद है ना, 3 स्टेप्स आपको बताए थे. नंबर 1 रिकंसाइल करना है, नंबर 2 कुछ एडजस्टमेंट्स करनी है और नंबर 3 इनकॉर्पोरेशन करनी है. इस सवाल में एडजस्टमेंट्स नहीं है, लिहाजा पहला स्टेप रिकंसिलिएशन का 3,700 की अकाउंटिंग एंट्री पास कर ली. दूसरा स्टेप स्किप कर दो, एडजस्टमेंट वाला स्किप. अब कौन सा हमने स्टेप करना है, इनकॉर्पोरेशन का. वो जब बात आएगी तो हम इनकॉर्पोरेशन की अकाउंटिंग एंट्रीज पास कर लेंगे, लेकिन इनकॉर्पोरेशन से पहले हमें इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाना होती है. इनकम स्टेटमेंट बना ली, नेट प्रॉफिट हमारे पास आ गया. अब जनाब बैलेंस शीट की तरफ आइए. अब देखिए बैलेंस शीट में आपको नजर आ रहा है कि फिक्स्ड एसेट्स फर्नीचर 6,000 रुपीज के हैं. आपको ये 6,000 रुपीज बैलेंस शीट में प्रेजेंट करने हैं. कुछ स्टूडेंट्स यहां पर एक गलती करेंगे, वो 400 की डेप्रिसिएशन को 6,000 में से माइनस करना चाहेंगे. देखिए जनाब, इस चीज की तरफ तवज्जो धरिएगा. जिस अकाउंटिंग एंट्री का इफेक्ट ट्रायल बैलेंस में मौजूद है, इसका मतलब है कि उसके डेबिट एंड क्रेडिट ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट दे चुके हुए हैं. आपको ट्रायल बैलेंस में 400 की डेप्रीसिएशन नजर आ रही है. व्हाट डज दिस मीन? कि ये 400 डेप्रीसिएशन एक्सपेंस को डेबिट हो चुका हुआ है और उस फिक्स्ड एसेट को क्रेडिट हो चुका हुआ है. इन अ वे फिक्स्ड एसेट में से डेप्रीसिएशन माइनस हो चुकी हुई है. अब फर्दर इसको फिक्स्ड एसेट में से माइनस नहीं किया जाएगा. ट्रायल बैलेंस में मौजूद है ना डेप्रीसिएशन. तो ट्रायल बैलेंस में अगर डेप्रीसिएशन आपको डेबिट साइड पर 400 रुपीज की नजर आ रही है तो इट मींस के ट्रायल बैलेंस में ही इसका क्रेडिट इफेक्ट
इससे रिलेटेड अकाउंटिंग हेड को दिया जा चुका है, और वो रिलेटेड अकाउंटिंग हेड कौन सा है? फर्नीचर का। लिहाजा अब बैलेंस शीट में दोबारा से आप वो ट्रायल बैलेंस में मौजूद फर्नीचर के 6000 में से 400 की डेप्रिसिएशन को माइनस नहीं करेंगे, गलती हो जाएगी अदरवाइज। ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। ओके, लीजिए नेक्स्ट हमने करंट एसेट्स दिखाने हैं। अब क्वेश्चन में देखिए आपको करंट एसेट्स नजर आ रहे हैं। सबसे पहले तो क्लोजिंग स्टॉक, फिर उसके बाद डेटर्स, और एक चीज मजीद जो कि आपने रिकंसिलिएशन में शामिल की थी इसके अंदर, दैट वाज गुड्स इन ट्रांसिट, और फिर कैश एट बैंक। तो जी इसे अब देखिए बैलेंस शीट में आप स्टॉक 7700 रुपीज के, डेटर्स 3700 रुपीज, गुड्स इन ट्रांसिट 3700 रुपीज, और कैश एट बैंक 1780। टोटल आपके पास एसेट्स आ गए 22,880 रुपीज। ये हमने अपने टोटल एसेट्स की डिटेल तो बता दी बैलेंस शीट के अंदर। एंड व्हाट टू डू नेक्स्ट? वी हैव टू शो द ओनर्स इक्विटी एंड लायबिलिटीज अगेंस्ट दीज टोटल एसेट्स। लेकिन प्रॉब्लम है एक कि ब्रांच में ओनर्स इक्विटी तो होती नहीं। तो आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि ब्रांच में हेड ऑफिस का अकाउंट रिप्लेस कर रहा होता है ओनर्स इक्विटी को। लिहाजा हम यहां पर ओनर्स इक्विटी की जगह हेड ऑफिस का अकाउंट शो करेंगे, और उस हेड ऑफिस के अकाउंट में हम प्लस करेंगे नेट प्रॉफिट ऑफ द ब्रांच को। देखिए आपको नजर आ रहा है कि हमारे पास हेड ऑफिस का अब क्रेडिट बैलेंस है 460 रुपीज का, उसमें हम प्लस कर रहे हैं हमारे मरी ब्रांच के नेट प्रॉफिट को, विच इज 20,570। टोटल हमारे पास आ गया जी 21,030 रुपीज। ये है वो फिगर जो रिप्रेजेंट कर रही है लाहौर हेड ऑफिस की तरफ से की गई टोटल फाइनेंस को और इंटरनली जनरेटेड प्रॉफिट्स को। अब इसके नीचे हमने लिखनी है जी लायबिलिटीज। तो अब देखिए लायबिलिटीज में हमारे पास एक ही इंफॉर्मेशन है, दैट इज क्रेडिटर्स 1,850 रुपीज। टोटल कीजिए 22,880 बैलेंस शीट का टोटल टैली टोटल एसेट्स के साथ। बैलेंस शीट बन गई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले बन चुका था। अब नेक्स्ट स्टेप विच इज द लास्ट स्टेप इन दिस इंडिपेंडेंट branch sort of questions, and that is incorporating the branch results into the books of head office. 3 अकाउंटिंग एंट्रीज वहां पर मैंने आपको बताई थी। नंबर 1, ब्रांच के नेट प्रॉफिट को आपने हेड ऑफिस में ट्रांसफर करना है। तो देखिए अकाउंटिंग एंट्री बनेगी ये कि ब्रांच अकाउंट डेबिट 20,570 से, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट 20,570। यूं हमारी प्रॉफिट की फिगर हेड ऑफिस के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकॉर्पोरेट हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? हमने ब्रांच के एसेट्स को हेड ऑफिस के एसेट्स में इनकॉर्पोरेट करना है। तो जो ब्रांच की बैलेंस शीट में एसेट्स थे उन तमाम को अब हम डेबिट करेंगे। अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी? यस, फर्नीचर अकाउंट 6,000 से डेबिट, आपको नजर आ रहा है। डेटर्स अकाउंट 3,700 से डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक 7,700 से डेबिट, गुड्स इन ट्रांजिट ये नहीं भूलने आपने, ये ब्रांच का एसेट है, 3,700 से डेबिट, कैश एट बैंक 1,780 से डेबिट, एंड ब्रांच अकाउंट 22,880 से क्रेडिट। यूं हमारे एसेट्स भी इनकॉर्पोरेट हो गए हेड ऑफिस की बुक्स में। ये अकाउंटिंग एंट्रीज सिर्फ और सिर्फ हेड ऑफिस की बुक्स में पास की जा रही हैं। अब लास्ट अकाउंटिंग एंट्री जिसमें के ब्रांच के क्रेडिटर्स को इनकॉर्पोरेट करना है हेड ऑफिस में। तो देखिए हम डेबिट करेंगे ब्रांच अकाउंट को और क्रेडिट करेंगे ब्रांच क्रेडिटर्स अकाउंट को 1,850 रुपीज से।
ले जी, सवाल खत्म हो गया, हमने इसको कंप्लीटली सॉल्व कर लिया। हमने किया क्या, सबसे पहले तो ब्रांच ट्रायल बैलेंस में मौजूद हेड ऑफिस के अकाउंट बैलेंस को रिकंसाइल किया हेड ऑफिस में मौजूद ब्रांच के अकाउंट बैलेंस के साथ। फिर उसके बाद इस क्वेश्चन में हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया और फिर बैलेंस शीट बनाई, किसकी, ब्रांच की, और फिर उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में मौजूद इंफॉर्मेशन को हमने इनकॉर्पोरेट किया हेड ऑफिस के अंदर। इस क्वेश्चन में हमारे पास कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। अब मैं आपको एडजस्टमेंट की प्रैक्टिस करवाने लगा हूं। इसी क्वेश्चन में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मजीद ऐड करके उसको हम सॉल्व करेंगे। अब ये जो मैं एडजस्टमेंट आपको देने लगा हूं, ये एक्सपेंसेस से मुतल्लक है और डेप्रीसिएशन से मुतल्लक है। यानी कि हेड ऑफिस ने कुछ एक्सपेंसेस ब्रांच को एलोकेट किए हैं, क्या अकाउंटिंग एंट्री होगी, और कुछ ब्रांच के एसेट्स हेड ऑफिस मेंटेन कर रहा है, उस पे जो डेप्रीसिएशन है वो किस तरह से ब्रांच की बुक्स में रिकॉर्ड की जाएगी और अल्टीमेटली ब्रांच के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अफेक्ट करेगी, और फिर उस इंफॉर्मेशन को कैसे हम इनकॉर्पोरेट करेंगे हेड ऑफिस की बुक्स के अंदर। आइए इसी क्वेश्चन के आगे हम देखते हैं मजीद क्या कंटिन्यूटी में आता है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस की एलोकेशन है हेड ऑफिस की तरफ से ब्रांच को 1000 रुपीज, और डेप्रीसिएशन चार्ज ब्रांच के इक्विपमेंट्स पे 10% बनता है स्ट्रेट लाइन मेथड के तहत, और ये ब्रांच के इक्विपमेंट्स का अकाउंट हेड ऑफिस की बुक्स में मेंटेन हो रहा है, जिसकी कॉस्ट है 5000 रुपीज। इन दो इंफॉर्मेशन के अलावा बाकी की तमाम इंफॉर्मेशन वही हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन में मौजूद थी। यानी कि वही प्रीवियस क्वेश्चन, उसके अंदर ये दो एडिशनल इंफॉर्मेशन आप शामिल कर लीजिए। तो उस प्रीवियस क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, रिकंसिलिएशन की अकाउंटिंग एंट्री पास करेंगे 3700 रुपीज से, जो कि हमें मालूम है। अब रिकंसाइल हो गए दोनों बैलेंसेस 460 हेड ऑफिस की बुक्स में तो पहले डेबिट बैलेंस था 460 का, अब ब्रांच की बुक्स में भी 460 का क्रेडिट बैलेंस आ गया हेड ऑफिस अकाउंट में। अब नेक्स्ट स्टेप आता है एडजस्टमेंट्स का। एडजस्टमेंट्स में पहली एडजस्टमेंट है एक्सपेंसेस को एलोकेट करने की। वो क्या एक्सपेंस है, एडवर्टीजमेंट के 1000 रुपीज के एक्सपेंसेस की एलोकेशन है हेड ऑफिस की तरफ से ब्रांच की तरफ। हेड ऑफिस की बुक्स में इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या पास होगी, देखिए, ब्रांच अकाउंट डेबिट और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट 1000 रुपीज। और इसी ट्रांजैक्शन के लिए अब आप देखिएगा ब्रांच की बुक्स में क्या अकाउंटिंग एंट्री पास हो रही है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट एंड हेड ऑफिस अकाउंट क्रेडिट 1000 रुपीज। लेकिन जी ये दोनों अकाउंटिंग एंट्रीज क्या शो कर रही हैं कि एक्सपेंस हमने एलोकेट किया है, यानी कि हेड ऑफिस ने एलोकेट किया है ब्रांच को। हेड ऑफिस के एक्सपेंसेस में चूंकि कमी हुई है इसलिए हेड ऑफिस उन एक्सपेंसेस को क्रेडिट कर रहा है, और ब्रांच के एक्सपेंसेस में चूंकि इंक्रीज हुई है इसलिए ब्रांच उन एक्सपेंसेस को डेबिट कर रही है अपनी बुक्स में। और सेकंड इफेक्ट, हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच को और ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस को। एंड आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को अगर डेबिट कर रही है तो वो दूसरी पार्टी पहली पार्टी को क्रेडिट करेगी। हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच डेबिट हो रही है, तो आप देखिए ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। रिकंसिलिएशन इफेक्ट तो नहीं होगी ना, डेबिट क्रेडिट चूंकि पहले हमारे बराबर हैं, अब इन डेबिट क्रेडिट की वजह से हमारे बैलेंसेस बराबर ही रहेंगे। सेकंड एडजस्टमेंट की तरफ तशरीफ लाएं, दैट इज रिगार्डिंग डेप्रीसिएशन ऑन इक्विपमेंट्स। अब वो इक्विपमेंट की कॉस्ट है 5000 रुपीज और उसकी डेप्रीसिएशन है 10% स्ट्रेट लाइन मेथड पर।
अब स्ट्रेट लाइन मेथड के मुताबिक डेप्रीसिएशन एक्सपेंस बन गया 500 रुपीज का। 500 रुपीज से अगेन हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट या एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट या डायरेक्टली फिक्स्ड एसेट इक्विपमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। अकाउंटिंग एंट्री देख लीजिए, ब्रांच अकाउंट डेबिट 500 से और प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट क्रेडिट 500 से। देखिए भाई, मैं जाती तौर पर समझता हूं कि यहां पर फिक्स्ड एसेट अकाउंट क्रेडिट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की खिलाफ वर्जी नहीं करनी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट यूज होना चाहिए, डायरेक्टली फिक्स्ड एसेट को क्रेडिट नहीं करना चाहिए। लेकिन हां, अगर बुक्स ने आसानी पैदा करने के लिए स्टूडेंट्स को इस तरह से समझाया हो कि फिक्स्ड एसेट ही क्रेडिट कर दिया हो तो कोई मुजाहका नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब इसी एडजस्टमेंट को ब्रांच की बुक्स में कैसे अकाउंट फॉर किया जाएगा। ब्रांच अपनी बुक्स में डेप्रीसिएशन एक्सपेंस को डेबिट कर रही है और क्रेडिट हेड ऑफिस अकाउंट को दिया जा रहा है 500 रुपीज से। लेकिन जी, ये अकाउंटिंग एंट्रीज पास कर चुकने के बाद अब आप देखिए कि हेड ऑफिस में मौजूद मरी ब्रांच का अकाउंट और मरी ब्रांच में मौजूद हेड ऑफिस का अकाउंट किस तरह का दिख रहा है। हम देख रहे हैं कि जी हेड ऑफिस की बुक्स में मरी ब्रांच का डेबिट बैलेंस था 460 रुपीज से, जिसमें के एडवर्टीजमेंट की वजह से 1000 रुपीज डेबिट हो रहे हैं। यहां पर एडवर्टीजमेंट 1000 का यह हरगिज मतलब नहीं है कि एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है। इसका मतलब है कि ब्रांच अकाउंट डेबिट हो रहा है एडवर्टीजमेंट अकाउंट की वजह से। अकाउंटिंग एंट्री आप देखिए दोबारा, ब्रांच अकाउंट डेबिट और एडवर्टीजमेंट अकाउंट क्रेडिट, लिहाजा ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड पर 1000 रुपीज आपको दिखाई दे रहे हैं। इन द सेम वे, वो जो अकाउंटिंग एंट्री थी मरी ब्रांच अकाउंट डेबिट एंड डेप्रीसिएशन के लिए प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट क्रेडिट, तो उसका डेबिट भी यहां पर 500 रुपीज पोस्ट हो गया और कैरी फॉरवर्ड बैलेंस हमारे पास आ गया 1960 रुपीज। अब आप मरी ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस अकाउंट देखिए, ब्रॉट फॉरवर्ड बैलेंस 460 क्योंकि रिकंसाइल हो चुका हुआ था, क्रेडिट साइड पर नजर आ रहा है, और मरी ब्रांच की बुक्स में इन अकाउंटिंग एंट्रीज का इफेक्ट क्रेडिट साइड पर पोस्ट हो रहा है हेड ऑफिस अकाउंट में। अब देखिए, अकाउंटिंग एंट्री थी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट एंड हेड ऑफिस अकाउंट क्रेडिट। इस अकाउंटिंग एंट्री का क्रेडिट इफेक्ट पोस्ट हो गया 1000 रुपीज हेड ऑफिस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर, और डेप्रीसिएशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट एंड हेड ऑफिस क्रेडिट, इस अकाउंटिंग एंट्री का इफेक्ट भी हेड ऑफिस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर पोस्ट हो गया 500 रुपीज। अब जी कैरी फॉरवर्ड बैलेंस इसका डेबिट साइड पे यानी कि क्रेडिट बैलेंस है 1960। अब दोनों को आप कंपेयर करके देख लीजिए, बैलेंस अभी भी बराबर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, याद कीजिए मैंने आपको समझाया हुआ है कि सबसे पहले रिकंसिलिएशन, उसके बाद एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट के बाद प्रिपरेशन ऑफ इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। अब वो इनकम स्टेटमेंट बनाई जाएगी जिसमें के ये एडजस्टमेंट्स शामिल की जाएंगे। इनकम स्टेटमेंट हमने बनाई हुई है पहले से, आप देख लीजिए। उस इनकम स्टेटमेंट में अब आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 1000 मजीद नजर आ रहा है और डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 500 रुपीज मजीद नजर आ रहा है, जिसकी वजह से अब नेट प्रॉफिट हमारा रिड्यूस होकर 19,070 रुपीज आ गया। ये 19,070 रुपीज का नेट प्रॉफिट अब बैलेंस शीट में हेड ऑफिस अकाउंट में प्लस होगा। लिहाजा अब आप बैलेंस शीट को देखिए। बैलेंस शीट में बाकी की इंफॉर्मेशन उसी तरह जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने सॉल्व की थी, आप देख सकते हैं एसेट्स में कोई तब्दीली नहीं आई। हाँ, हेड ऑफिस अकाउंट जो कि 1960 रुपीज के क्रेडिट बैलेंस के साथ है, उसमें 19,070 रुपीज ऐड हो गए और उसके नीचे अब हम देख रहे हैं कि हमारा क्रेडिटर्स 1850 रुपीज हैं। लिहाजा बैलेंस शीट की दोनों साइड्स इक्वल ही रही। क्यों भाई, इन एडजस्टमेंट ने ज्यादा परेशान तो नहीं किया? आई गेस ऐसी कोई परेशानी नहीं थी इसके अंदर।
ہم نے دیکھو کیا سمپلی ہم نے برانچ اکاؤنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیے 2 مزید ایکسپینسز شامل کر لیے جن کی وجہ سے ہیڈ آفس کا کریڈٹ بیلنس بڑھ گیا. ایکسپینسز شامل کرنے کے اگینسٹ ڈیبٹ اور ہیڈ آفس کا کریڈٹ بیلنس, یہ دونوں چیزیں بڑھ گئیں. اب ہیڈ آفس کا کریڈٹ بیلنس جو بڑھا ہے وہ جائے گا بیلنس شیٹ میں, اور وہ جو ایکسپینسز بڑھے ہیں وہ گئے انکم اسٹیٹمنٹ میں. لہذا انکم اسٹیٹمنٹ میں ایکسپینسز بڑھنے کی وجہ سے ہمارے پروفٹس ریڈیوس کر گئے, اور وہ ریڈیوسڈ پروفٹ ہمارے انکریزڈ ہیڈ آفس کے کریڈٹ بیلنس میں جب شامل ہوئے تو نیٹ افیکٹ تو وہی آیا, بیلنس پہ کوئی فرق نہیں پڑا اور بیلنس شیٹ ہماری ٹیلی ہو گئی. سوال ختم. ہاں ایک بات, انکارپوریشن کی طرف اب ہم چلیں گے. انکارپوریشن میں نیٹ پروفٹ کی فگر کو جو ہم نے انکارپوریٹ کیا تھا وہ تبدیل ہو چکی ہوئی ہے. اکاؤنٹنگ انٹری وہی کہ برانچ اکاؤنٹ ڈیبٹ اور پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کریڈٹ, لیکن اب اماؤنٹ جو ہوگی وہ دیکھیے تبدیل ہے 19,070 روپیز. اس کے علاوہ دونوں انٹریز میں کوئی فرق نہیں آیا, یعنی کہ ایسٹس وہی 22,880 کے اور لائبلٹیز یعنی کہ کریڈیٹرز وہی 1,850. لے جناب آپ کو مبارک ہو, برانچ اکاؤنٹنگ کا ٹاپک ختم ہوا. ہم نے برانچ اکاؤنٹنگ میں ڈیپینڈنٹ برانچ پڑھ لی, انڈیپینڈنٹ برانچ پڑھ لی. اب مزید باتیں جو ہیں پریکٹس کے ساتھ پرفیکشن آئے گی. اب آپ نے مزید جو بھی چیز سیکھنی ہے وہ پریکٹس کے ذریعے سے سیکھنی ہے, اور سہارا لینا ہے آپ نے ڈسکشن بورڈ کا. اب میں نیکسٹ ٹاپک ہلکا پھلکا سا آپ کو متعارف کروا دوں, وہ ہے پارٹنرشپ اکاؤنٹ سے متعلق. مجھے بخوبی اس وقت اندازہ ہے آپ لوگوں کے جذبات کا. آپ یقیناً اس وقت یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کاش سر ہمارے سامنے ہوتے یا ہم سر سے کلاس روم انوائرمنٹ میں پڑھ رہے ہوتے تو ہم کبھی نیا ٹاپک سٹارٹ نہ کرنے دیتے کہ سر ابھی آپ نے برانچ اکاؤنٹنگ ختم کی ہے اور ساتھ ہی پارٹنرشپ اکاؤنٹ شروع کرنے لگے ہیں. بھائی اسی چیز کا تو میں فائدہ اٹھا رہا ہوں کہ مجھے اس وقت آپ کا شور سنائی نہیں دے رہا کہ بس سر اب آگے نہیں پڑھنا, ٹاپک ختم ہو گیا, چھوڑ دیں. ہم پارٹنرشپ اکاؤنٹس کی بہت مختصر سی باتیں کریں گے, اور مجھے امید ہے بلکہ یقین ہے کہ آپ پر یہ باتیں بھاری نہیں ہوں گی, آسانی سے سمجھ آ جائیں گے. آپ مجھے بتائیے, ابھی تک آپ نے سول پروپرائٹرشپ کی اکاؤنٹنگ پڑھی. سول پروپرائٹرشپ کی اکاؤنٹنگ میں آپ نے انکم سٹیٹمنٹ بنانا سیکھی اور بیلنس شیٹ بھی بنانا سیکھی. جتنی انکم سٹیٹمنٹ کا ریزلٹ ہوا کرتا تھا یعنی کہ نیٹ پروفٹ, اس نیٹ پروفٹ کو ہم بیلنس شیٹ میں کیپٹل کے اندر پلس کر دیا کرتے تھے, ڈرائنگز لیس کر دیا کرتے تھے, تو ہمارے پاس آنرز ایکویٹی آ جایا کرتی تھی. یہ بات کچھ مشکل نہیں ہمارے لیے کہ ٹرائل بیلنس دیا گیا ہو تو ہم انکم سٹیٹمنٹ نہ بنا سکیں یا بیلنس شیٹ نہ بنا سکیں. بھائی اگر پارٹنرشپ بزنس ہے جس میں کہ آپ کو معلوم ہے کہ 2 یا 2 سے زیادہ اونرز ہوتے ہیں جن کو کہ ہم پارٹنرز کہتے ہیں, اس کی اکاؤنٹنگ بھی تو اسی طرح سے ہو رہی ہوگی جس طرح سے کہ سول پروپرائٹرشپ کی اکاؤنٹنگ ہوا کرتی ہے. یعنی کہ ڈبل انٹری اکاؤنٹنگ سسٹم کے تحت وہاں پر بھی لیجر اکاؤنٹس مینٹین ہو رہے ہوں گے اور الٹیمیٹلی ان کا ٹرائل بیلنس بن رہا ہوگا, اور اسی ٹرائل بیلنس کی مدد سے آپ کو انکم سٹیٹمنٹ اور بیلنس شیٹ بنانا آتی ہے. لہذا وہی کام جو سول پروپرائٹرشپ میں تھا آپ کو پارٹنرشپ میں بھی نظر آئے گا. ایک ٹرائل بیلنس دیا جائے گا جس ٹرائل بیلنس میں وہی ایسٹس, وہی لائبلٹیز,
اسی طرح کے ایکسپینسز، اسی طرح کی انکمز. ہاں البتہ آنرز ایکویٹی کے پوائنٹ آف ویو سے دو، اگر ہم سپوز کرتے ہیں دو پارٹنرز ہیں تو دو کیپٹل نظر آئیں گے اور دو ہی ڈرائنگز نظر آئیں گے. مشکل بات یا تھوڑی سی ڈفرینٹ بات پارٹنرشپ اکاؤنٹس میں یہ ہے کہ ہمیں اب پارٹنرشپ کے نیٹ پروفٹ کو ڈیوائڈ کرنا ہے پارٹنر اے اور پارٹنر بی کے کیپٹل میں شامل کرنے کے لیے، کیونکہ اب اے کی الگ سے اونرز ایکویٹی کی فگر ریکوائرڈ ہے اور بی کی الگ سے اونرز ایکویٹی کی فگر ریکوائرڈ ہے. یہاں پر اب ہمیں پروفٹ ڈسٹریبیوشن اسٹیٹمنٹ بنانا ہوگا، یعنی کہ یوزل طریقے سے آپ نے نیٹ پروفٹ کو کیلکولیٹ کر لیا، کچھ مشکل نہیں آئی. ٹرائل بیلنس سے سیلز اٹھائیں، کاسٹ آف گڈ سولڈ کو کیلکولیٹ کیا، گراس پروفٹ حاصل کیا، آپریٹنگ ایکسپینسز کو گراس پروفٹ میں سے مائنس کیا، ادر انکم کوئی اگر ہے تو پلس کی، آپ کے پاس نیٹ پروفٹ آ گیا. اتنی سی بات تو آپ کو آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے. اگلی بات کہ آپ اس نیٹ پروفٹ کی ڈویژن امنگ دا ٹو پارٹنرز پارٹنرشپ میں سب سے بڑا مسئلہ ہوتی ہے. فرض کر لیں کہ ہماری اس پارٹنرشپ فرم میں دو پارٹنرز ہیں اے اینڈ بی. مسٹر اے نے 100,000 روپیز کا کیپٹل انٹروڈیوس کروایا ہوا ہے بزنس کے اندر، اور مسٹر بی نے 200,000 روپیز کا کیپٹل انٹروڈیوس کروایا ہوا ہے پارٹنرشپ فرم میں. اب جب پروفٹ ہوگا، سپوزلی پروفٹ ہوا 70,000 روپیز کا، وہ جو 70,000 روپیز کا پروفٹ ہے اس کو ہم نے اے اور بی میں ڈیوائڈ کرنا ہے. بی کہتا ہے کہ جناب میرا کیپٹل تو زیادہ ہے، لہذا مجھے زیادہ حصہ ملنا چاہیے پروفٹ میں سے. بات سمجھ بھی آتی ہے. اے چیخ اٹھتا ہے، کہتا ہے جناب میں اس بزنس میں زیادہ ٹائم ڈیووٹ کرتا ہوں. بی تو 2-1 گھنٹے کے لیے آتا ہے، میں تو صبح سے لے کر رات تک 10 گھنٹے کی ڈیوٹی دیتا ہوں اس بزنس کے اندر، لہذا مجھے زیادہ پروفٹ ملنا چاہیے. مسٹر اے ایک اور بات پر بھی کانفلکٹ کریٹ کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے جی کہ میں زیادہ ایکسپیرینسڈ ہوں، میرے بزنس کانٹیکٹس بی سے زیادہ ہیں، یہ بزنس میری وجہ سے زیادہ چل رہا ہے، لہذا مجھے پروفٹ زیادہ ملنا چاہیے 70,000 میں سے. جھگڑا پڑ گیا. اب اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ 70,000 روپے کی ڈویژن کیپٹل کے زیادہ ہونے کو بھی جسٹیفائی کرے، ٹائم کی زیادہ ڈیووشن کو بھی جسٹیفائی کرے، اور ایکسپیرینس اینڈ بزنس کانٹیکٹس کو بھی جسٹیفائی کرے. اس کا طریقہ کار پھر یہ ہے جی کہ ہم ایک ریٹ ڈٹرمن کر لیتے ہیں جو کہ کیپٹل پر انٹرسٹ کے لیے ہوگا. سپوزلی ہم کہتے ہیں کہ 10% انٹرسٹ آن کیپٹل اے اور بی کو پروفٹ میں سے دیا جائے گا. سیلری اے کو ملے گی، بی کو نہیں ملے گی، کیونکہ اے زیادہ ٹائم ڈیووٹ کر رہا ہے، بی ٹائم ہی نہیں دے رہا. یہ محنت
के अगेंस्ट प्रॉफिट में से डिवीजन हो गई, और बाकी का जो प्रॉफिट बच जाएगा उस प्रॉफिट को ए और बी में जब डिवाइड करेंगे तो हम रेशो जो डिटरमिन करेंगे उसमें ए की रेशो बी से ज्यादा होगी. सपोजली ए को 3/5 हिस्सा उस प्रॉफिट में से मिलेगा और बी को 2/5 हिस्सा उस प्रॉफिट में से मिलेगा. यानी कि द रेशो टू डिस्ट्रीब्यूट रेस्ट ऑफ द प्रॉफिट विल बी 3:2. आइए अब ये छोटा सा जो मैंने सिनेरियो डेवलप किया है इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं. आप इस वक्त देख सकते हैं कि हमारे पास नेट प्रॉफिट है 70,000 रुपीज का. इस नेट प्रॉफिट की डिवीजन के लिए हमारे पास पहला बहाना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का. इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए इनके कैपिटल बैलेंसेस हैं हमारे पास 100,000 रुपीज एंड 200,000 रुपीज रिस्पेक्टिवली फॉर ए एंड बी. ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है 10,000 बाय अप्लाइंग दिस 10% ऑन इट, एंड बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है 20,000 रुपीज. अब ये 10,000 और 20,000 इन दोनों को हम इकट्ठा करें और 70,000 में से माइनस करते हैं तो हमारे पास बी की परेशानी का हल आ गया कि बी जो चीख रहा था कि मुझे ज्यादा प्रॉफिट में से हिस्सा मिलना चाहिए क्योंकि मेरा कैपिटल ज्यादा है, तो हमने कहा लो जनाब कैपिटल की बुनियाद पर 70,000 रुपए में से आपको 20,000 रुपए प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और ए को 10,000 रुपए प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. तसल्ली रखो कि ए को कैपिटल की बुनियाद पर हाफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तुम्हारी निस्बत. बी खुश हो गया. अब आए जी ए की तरफ. ए ने कहा कि जनाब मेरी मेहनत ज्यादा थी, मुझे क्यों कम दे रहे हैं? हमने कहा फिक्र नहीं करो, आपकी अगर मेहनत ज्यादा थी तो आप 2,000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी ले लें, बी को नहीं देंगे. अब आप देखिए ए को 2,000 पर मंथ के हिसाब से 12 मंथ्स का 24,000 रुपीज आप प्रॉफिट में से दे रहे हैं, जबकि बी को आप सैलरी की मद में कुछ भी नहीं दे रहे. तो 24,000 रुपीज प्रॉफिट में से माइनस हो जाएगा और सिर्फ ए को मिलेगा, बी को सैलरी के हेड में कुछ नहीं मिला. यूं बाकी हमारे पास रह गया 16,000 रुपीज. ये 16,000 रुपीज अब ए और बी में डिवाइड होगा 3:2 में. इसमें 3/5 रेशो है ए की, क्योंकि उसके बिजनेस कॉन्टैक्ट ज्यादा थे और बी के बिजनेस कॉन्टैक्ट कम थे. हमने एग्री किया कि जी ठीक है बी को 2/5 मिलेगा. 16,000 की 3/5 अमाउंट बनती है 9,600 और बी की 2/5 अमाउंट बनती है 6,400 रुपीज. ले जी ये 9,600 रुपीज और 6,400 रुपीज मिलकर बन गए 16,000 रुपीज. अब ये 16,000 ही तो डिवाइड करने थे, सो कर दिए. एंड नाउ वी हैव लेफ्ट विद nil balance for that 70,000 rupees. हमारे पास 70,000 रुपीज के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का टारगेट था. हमने 70,000 को ही डिवाइड किया ए और बी में, लेकिन बहाने बनाए हैं हमने 3. ये मत समझिएगा कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं ए को या बी को. ये मत समझिएगा कि हम सैलरी दे रहे हैं ए को, और ना ही प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन का 3/5 और 2/5 कैश में पे किया जा रहा है. हम ये तीनों बातें बहाने के तौर पर यूज कर रहे हैं. ए को हम कहते हैं कि ठीक है तुम्हारा कैपिटल कम है, तुम्हें कैपिटल की बुनियाद पर 70,000 रुपए में से कम हिस्सा मिलेगा. बी का चूंकि कैपिटल ज्यादा है लिहाजा उसको कैपिटल की बुनियाद पर 70,000 रुपए में से निस्बतन डबल मिल रहा है ए के. एज फार एज मेहनत इज कंसर्न्ड, ए को हमने मेहनत के अगेंस्ट 24,000 रुपए की डिस्ट्रीब्यूशन कर दी आउट ऑफ 70,000 का प्रॉफिट.
اور ایز فار ایز بزنس کانٹیکٹس اینڈ ایکسپیرئنس آر کنسرنڈ تو اے کو بی کی نسبت زیادہ پروفٹ میں سے حصہ ملا. اب اے اور بی دونوں سیٹسفائیڈ. دیکھیے گا کہ اے کا کل حصہ بن گیا 43,600 اور بی کا ٹوٹل حصہ بن گیا 26,400 روپیز. یہ اب ان کے کیپٹل اکاؤنٹس میں پلس ہو جائے گا اور ڈرائنگز اس میں سے مائنس ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. سو معلوم یہ ہوا کہ پارٹنرشپ اکاؤنٹس میں پروفٹ ڈسٹریبیوشن ایک اہم مسئلہ ضرور ہے, لیکن جہاں تک باقی کی اکاؤنٹنگ کا تعلق ہے وہ سمپل ہی ہے. وہ اسی طرح سے ہے جیسا کہ آپ سول پروپریٹرشپ کی اکاؤنٹنگ کیا کرتے تھے. یعنی کہ ہم نے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ یا انکم اسٹیٹمنٹ بنائی, نیٹ پروفٹ آیا, اس نیٹ پروفٹ کی ڈسٹریبیوشن کا مسئلہ جب حل ہو گیا تو بیلنس شیٹ اسی طرح سے ہے جیسے کہ نارملی بنائی جاتی تھی. کلیئر؟ لیں جی, نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ تعالی پارٹنرشپ سے متعلق مزید بات چیت ہوگی. آپ کو میں کیپٹل اکاؤنٹ پارٹنرز کے بنانا سکھاؤں گا اور پارٹنرز کے کرنٹ اکاؤنٹ سے متعلق بات چیت کروں گا, اور پھر پارٹنرشپ سے متعلق کچھ مزید کمپلیکس باتیں بھی ہوں گے. مجھے آپ اجازت دیجئے, لیکن ایک ضروری بات یاد رکھیے کہ برانچ اکاؤنٹنگ کی پریکٹس آپ کے لیے بہت ضروری ہے. آپ کے ہینڈ آؤٹس میں کچھ پریکٹس کوسچنز موجود ہیں, انہیں آپ نے ضرور پریکٹس کرنا ہے اور ڈسکشن بورڈ کے ساتھ آپ نے برابر رابطہ رکھنا ہے.